चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। मतलब कि ऐसी दुनिया जो इनविजिबल है, मतलब कि अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हवा का बात किया जाएगा, ठीक है, तो हवा को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन दुनिया में हवा भी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि ऐसी भी दुनिया है, उस दिन बताए थे कि जिस तरह से हम लोग इंसान और जानवरों की दुनिया है, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े इंसान रहते हैं इस दुनिया में, जो हम लोग देख सकते हैं, वो लोग हमको देख सकते हैं। लेकिन चींटी को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन और वो हमारी दुनिया में आते भी हैं, ठीक है। उन पर ध्यान भले न जाए, लेकिन वो भी हमारी दुनिया में है। और उसके बाद का बात है कि चींटी से भी छोटा छोटा जीवाणु मौजूद होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, जो हमारे स्किन पे है, हमारे मुंह के अंदर है, हमारे मुंह के बाहर है, हमारे फेस पे है, हमारे आँखों में है, ठीक है। और अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से, एक तरह का मशीन होता है जिससे कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उससे अगर हम लोग एक बार देख लेंगे तो हम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हर जगह है। जहाँ पे कितना भी साफ़ कर ले, हम एक टेबल है मान लो, उसको कितना भी साफ़ कर लें, एक बार साफ़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में है, वो फिर से उसमें आ जाएगा और अपने बेबीज़ को जन्म देगा, और इतना फास्ट जन्म देगा कि वहाँ पे तुरंत 1 से 10, 10 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, बढ़ते लाखों करोड़ों में पहुँच जाएगा, ठीक है। जितना देर करेंगे उतना वहाँ पर, और मरते भी जाएगा, जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है, ठीक है। तो बढ़ते क्या हो जाएगा, पूरा टेबल गंदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को वो टेबल गंदा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ मशीन्स और भी आता है, जैसे कि ब्लू रेज। तो ब्लू रेज से पता चल सकता है कि वहाँ पे कितने सारे जीवाणु मौजूद हैं, ठीक है। और तुमको पता चलेगा कि वहाँ पर जीवाणु का पूरा भंडार ही है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन आई हैज़ नेचुरल लिमिटेशंस एंड इट कैन ओनली डिटेक्ट थिंग्स दैट आर लार्जर देन अ सर्टेन साइज। तो बोल रहा है कि इंसानी आँख जो है उसका भी कुछ हद है। हद कहने का मतलब है कि हम लोग बड़े से बड़ा चीज़ नहीं देख सकते हैं और छोटे से छोटा चीज़ नहीं देख सकते हैं। बड़े से बड़ा चीज़ में आते हैं भगवान, उनको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरा ग्रह, वो भी नहीं देख सकते हैं। हमारे आँखों के सामने अगर ये हाथ लेके चले आएँ, जैसे कैमरा है, कैमरा के सामने अगर हाथ लेके चले आएँ तो ये हमारे हाथ को फुल्ली नहीं देख सकता है, ठीक है। उस तरह से हमारा आँख भी है कि हम लोगों के सामने भगवान है, ठीक है, लेकिन भगवान इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे आँखों में लिमिटेशंस है, ठीक है। आँखों का लिमिटेशन है, सब चीज़ का एक लिमिट होता है ना। इंसान का भी एक लिमिट होता है। हम लोग छोटे से छोटा चीज़ देख सकते हैं, चींटी भी देख सकते हैं, चींटी का बच्चा भी देख सकते हैं, लेकिन उससे अगर कोई छोटा है तो हम लोग अपने बिना कोई यंत्र लगाए, बिना कोई मशीन लगाए, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए हम लोग नहीं देख सकते उसको, नया। हाँ, और जैसे ही मतलब ये एक तरह का हम लोगों में कमी है, इंसान में कमी है कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है ना, लेंस के बारे में पता चला, शीशा का मोटाई पतलाई करके बाद में पता चला कि अगर मोटा शीशा बीच में ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम लोग 4-5 ऐसे शीशा को अरेंज कर दें सही तरीके से, तो हम लोग और छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। उसका नाम दिया गया लेंस, ठीक है। और ये लेंस जो है वो एक तरह का जादू साबित हुआ कि हम लोग ऐसी दुनिया को अब देख सकते हैं जो पहले कभी देखा नहीं गया। धीरे धीरे लेंस को इम्प्रूव किया गया, ठीक है, और इसको और पावरफुल बनाया गया। फिर धीरे धीरे ना लोगों को लेंस का पता चला कि किस तरह से उसको अरेंज किया जाए। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको एक पाइप में डाल करके उसको सेट करके जो बनाया गया, उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। और माइक्रोस्कोप जो है वो साइंटिस्ट को अलाउ करता है, मतलब कि अलाउ करने का मतलब है कि उसको एक पावर देता है, जिसके चलते वो छोटे छोटे
इंसेक्ट्स को जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये अमेजिंग दुनिया के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि बीमारी क्यों होता है। जैसे कि तुम लोगों को अगर बताया जाए, पूछा जाए कि बता बाबू कि हम लोगों को खांसी जो हो जाता है वो किस बैक्टीरिया या वायरस के चलते होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस का तो पहले नामो निशान नहीं था, ठीक है। गले में कुछ बैक्टीरिया अंदर वायरस पनपने लगता है, ठीक है, और उसके चलते हम लोगों को खांसी हो जाता है। कोरोना वायरस देखो आया था, है ना। तो वायरस का सोचो अगर किसी को पता ही नहीं रहेगा, माइक्रोस्कोप अगर पता ही नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि जो वायरस है वो होता क्या है। फिर कोरोना वायरस होता है वो भी पता नहीं चल पाएगा, किस तरह से कोरोना वायरस अटैक करता है वो पता नहीं चल पाएगा, और ना पता चल पाएगा उसका क्योर, कि किस तरह से उसको ठीक करें इंसान को। बाद में पता चला कि किसी वायरस से अगर मतलब तुमको बीमारी से निजात पाना है तो हमको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये भी पता नहीं चल पाया था कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे स्टडीज़ आगे बढ़ते गया, साइंस आगे बढ़ा तो पता चला कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, और पता चला कि इम्यून सिस्टम अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हारे शरीर का जो सेल्स है वो अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब पता चला कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, माइक्रोस्कोप के चलते तब ये पता चला कि वायरस को कैसे मार सकते हैं, जो कि वायरस को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एंटीडॉट्स वगैरह, एंटीबॉडी वगैरह तैयार किया गया, एंटीबायोटिक्स तैयार किया गया। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक नाम सुनी हो? मेरे पास अभी है, हमको डॉक्टर दिया है, खांसी वाला था। तो डॉक्टर से हम पूछे कि जो हम सिरप पी रहे हैं खांसी का, साथ में जो एंटीबायोटिक दिया हुआ है, दोनों में से कौन काम कर रहा है कि मेरा खांसी ठीक हो रहा है? तो बोले कि दोनों। एंटीबायोटिक हम लोगों का शरीर का शक्ति बढ़ा रहा है, इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, और जो सिरप है वो अंदर का वायरस को, बैक्टीरिया को मार रहा है, ठीक है। अब सोचो कि अगर सिरप हम पी लिए, बैक्टीरिया 4 को मर गया, फिर पता चला कि 4 को मरने के बाद 2 और जन्म ले लिया, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब मल्टीप्लाई करने लगा। तो सिरप तो कोई काम का नहीं रहेगा। मेरा शरीर जब उस बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पाएगा तो सिरप कितना हम पिएंगे? दिन भर हमको पीना पड़ेगा, दिन भर पीना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा ओवरडोज। और ओवरडोज के चलते एक बीमारी ठीक करने के चलते दूसरी बीमारी शुरू हो गया, है ना। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो किसी भी बीमारी में सबसे अच्छा होता है। कोई बीमारी हो एंटीबायोटिक लेना ही चाहिए, ठीक है। बुखार सर्दी कुछ भी हो जाए, ताकि हमारा शरीर खुद ब खुद उससे लड़े और उसे जीत जाए और उस बीमारी को ठीक करे। जब माइक्रोस्कोप के बारे में माइक्रोस्कोप का जन्म हुआ, ठीक है, धीरे धीरे उस माइक्रोस्कोप को और मॉडिफाई किया गया और अच्छा बेहतर बनाया गया। और देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज की दुनिया में मौजूद है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तक देख सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड एक माइक्रोस्कोप होता है। झूठा रिएक्शन देना बंद करो पहले, सच है बहुत। चलो, डिस्कवरी ऑफ सेल। जब माइक्रोस्कोप के बारे में पता चला, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था, नाम था रॉबर्ट हुक जो नाम का साइंटिस्ट है, वो 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया, ठीक है, और वही सेल नाम दिया था। पहले वो क्या किया, पेड़ का छाल लिया और पेड़ के छाल को लेंस के माध्यम से, मतलब माइक्रोस्कोप के माध्यम से खुद बनाया था माइक्रोस्कोप। लेंस अरेंज करके, ठीक है ना, खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप बना करके वो क्या कर रहा है, उस छाल को देख रहा है। तो देख रहा है कि उसमें कुछ डब्बा टाइप का बना हुआ है, ठीक है, तो उसको बोल दिया सेल्स। वहाँ पर बॉक्स को सेल्स कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये जो है शायद जर्मनी का था, तो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज चलता है, वो भी है इंग्लिश ही टाइप का, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो शब्द बोलते हैं तो वो शब्द वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। हम लोग यहाँ पर बॉक्स बोलेंगे, लेकिन वो लोग क्या बोलेगा, सेल, ठीक है। तो सेल्स का मतलब होता है बॉक्स के शेप का कुछ चीज़। तो सेल भी जो है पाया गया था। पेड़ का छाल को जब देखा गया तो वो भी बॉक्स के आकार का था, इसीलिए उसका नाम सेल रख दिया, ठीक है। कौन रखा? रॉबर्ट। कितने साल पर रखा? 1665 ईस्वी में।
अब बताओ कि वो माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था या बना बनाया मिला था उसको? खुद से बनाया था। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा एक सवाल है कि बताओ पेड़ पौधा लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है। अगर उस पेड़ का एक डाली को ऐसे काट दिए या तोड़ दिए और तोड़ करके टेबल पर रखे, तब वो बताओ वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? बताओ। नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, कुछ देर तक लिविंग थिंग रहेगा बट फिर नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा क्योंकि उसको खाने के लिए सोर्स नहीं मिलेगा ना। चलो एक और सवाल पूछते हैं फिर। ठीक है। तुम्हारे घर पे जो रखा हुआ खड़ा धनिया है वो किसी न किसी पेड़ पे पौधा से निकला होगा, धनिया का पौधा से निकला होगा। तो धनिया का पौधा तो लिविंग थिंग है। अब उसमें से धनिया निकाल लिया गया है, उसको उस लिविंग बॉडी से अलग कर दिया गया है। ठीक। तो बताओ कि जो तुम्हारे घर पे धनिया रखा हुआ है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। अब एक काम करना, उस धनिया को तुम नॉन लिविंग मतलब कि उसमें वो डेड हो गया है ना, तो बताओ कि अगर उसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो वो पौधा कैसे उग जाता है उसका? क्योंकि उसको नमी मिल जाता है। अरे तो उसमें वो जिंदा होगा तभी तो वो एक पौधा बना दिया। यानी कि वो क्या है? लिविंग थिंग। ठीक है ना। और साइंस में आगे पता चलेगा इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चौकी है, ठीक है ना, ये भी लिविंग थिंग है। हाँ, ये गोदरेज में रखा हुआ है, ये भी लिविंग थिंग है, इसमें भी जान है। क्योंकि जंक लगता है। हाँ नहीं, इस यहाँ जो हवा है, जो इतना सारा एटम्स है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, वो सब के सब लिविंग है, लिविंग बॉडी है। ठीक है। लेकिन साइंस अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया है उसको प्रूफ कर सकते। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जिसका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जो कि ये बाद में आया था। तो एक डच साइंटिस्ट है। ठीक है। तो वो जो है, देखो एक चीज़ बताते हैं, ये जो रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था ना, ये जब सेल का खोज किया तो बताया कि हाँ भाई पेड़ पौधा लिविंग बॉडी है और वो सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद पे कोई ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब है, हाँ, रॉबर्ट हुक के बाद पे कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो बेचारा चिल्लाता रहा, बोलता रहा, बोलते बोलते मर गया, लेकिन कोई उसका वैल्यू नहीं दिया। फिर बहुत साल बाद एक डच साइंटिस्ट है जिसका नाम एंटोनी वैन लीeuwenhoek है। ठीक है। वो एक और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया और बनाने के बाद क्या किया कि कभी तालाब के पानी ले रहा है उसको देख रहा है, कभी नाली का पानी ले रहा है उसको देख रहा है। ठीक है। और देख देख करके उसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया को ढूंढ निकाल रहा है। ठीक है। मतलब कि अरे सनकी नहीं, देखो साइंटिस्ट जो होता है ना इसी तरह का होता है। मतलब उसका दिमाग जो कहेगा ना वो करेगा, वो ढूंढेगा, पता लगाएगा, खोजेगा और फिर खोजने के बाद चाहेगा कि दुनिया को सबको बताएं। हाँ, उस पर रिसर्च करेगा। ठीक है। तो कभी तालाब के पानी में, कभी क्या किया ना कि जो मुंह का जो थूक होता है ना उसमें, सब चीज़ में वो माइक्रोस्कोप लगा लगा के देख रहा है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है ना। और यही पहला आदमी था इतना पागलपंती करने के बाद वो बता सका दुनिया को कि हाँ, ये बता पाया कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। मतलब किस तरह से हम लोग बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स है, मतलब जो हम लोग जो लिविंग बॉडी हैं, ठीक है ना, तो वो भी लिविंग बॉडी है। जो तालाब का पानी जो है, हम लोग सोचते हैं कि कोई पूछेगा बताओ तालाब का पानी क्या है, लिविंग बॉडी है कि नॉन लिविंग बॉडी है? नॉन लिविंग। तो आदमी बोलेगा कि नॉन लिविंग बॉडी है। लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस पाया जा रहा है, ठीक है ना, वो तो लिविंग बॉडी है ना। बात समझ आ रहा है? वो लिविंग बॉडी है। अगर इसमें से बैक्टीरिया निकल जाए, सिर्फ पानी का पानी बचे तो? हाँ, अगर इसमें सारा बैक्टीरिया निकाल दें, ठीक है, और सिर्फ पानी H2O बचे लिक्विड, तो वो बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग बॉडी है। ठीक है। प्लस नॉन लिविंग बॉडी। हाँ, तो बैक्टीरिया प्लस वाटर, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, आज का साइंस ये बोलता है। लेकिन अभी बताया है कि आगे आने वाले साइंस में
ये बताया जाएगा कि पानी भी लिविंग बॉडी है, ठीक है, वाटर भी लिविंग बॉडी है। जिस तरह से घास फूस, प्लांट्स, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, इंसान, ये सब लिविंग बॉडी है, बैक्टीरिया लिविंग बॉडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस तरह से पानी भी लिविंग बॉडी है, ये बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आगे 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 जो है ना, इनकी खोज के लिए लेeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का खिताब दिया गया। मतलब कि जब भी माइक्रोबायोलॉजी का जिक्र होगा तो फादर किसको कहा जाएगा? लेeuwenhoek। लेकिन बोलना किसको चाहिए था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को, है ना। ऐसा क्यों? बेचारा गरीब होगा, दबा ये दिया अमीर गया होगा। दबा दिया गया होगा। हाँ, इसको दबा दिया गया होगा। ये बनाया ऐसे बोलो। ये मतलब ये लेंस को जोड़ जोड़ बनाया ना, और हाँ, ये भी लेंस को जोड़ जोड़ के बनाया था। बट इसका ज़्यादा अच्छे से बना होगा, हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ाने के लिए हमको ना, हम हमेशा जब ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ाते हैं तो हमेशा हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या करवाते हैं, पता है क्या? एक तो नोट लिख लो, नहीं, एक कच्चा अंडा ले लो और एक उबला हुआ अंडा ले लो, ठीक है। और उस कच्चे अंडे से और उबले हुए अंडे से हम तुम लोगों को पूरा का पूरा इमेजिन करवा देंगे कि सेल किस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। और हमको चाहिए होगा किशमिश चाहिए होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि जिस सेल के बारे में बात किया जा रहा है वो सेल पूरे बॉडी को बनाने का काम करता है। मतलब हमारा जो शरीर बना है वैसे ही छोटे सेल से मिलकर के बना है। इसीलिए कहा गया है सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जस्ट लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल। यानी कि दीवार को बनाने के लिए जिस तरह से ईंटा की ज़रूरत पड़ता है, उस तरह से इंसान के शरीर को या फिर किसी भी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल का ज़रूरत पड़ता है। सेल को मिला करके पूरा शरीर बनता है, ठीक है। एक सवाल है साइंस में कहा गया है कि लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल चाहिए और नॉन लिविंग बॉडी को बनाने के लिए एटम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? एटम चाहिए। ये बात याद रखना। हाँ, क्योंकि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एटम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो नॉन लिविंग से नॉन लिविंग ही बनेगा और लिविंग से लिविंग बनेगा। अब हम सवाल ये पूछ रहे थे कि एक पेड़ है, सॉरी हाँ ठीक है जैसे हम बोलेंगे ये जो लकड़ी का ये बना हुआ है, ठीक है, काट के इसके ये पूरा सेल से बना हुआ है या फिर एटम से बना हुआ है? एटम से, क्योंकि ये अभी तो नॉन लिविंग है ना। तो कोई भी बोलेगा कि हाँ ये एटम से बना हुआ है ना। पेड़ का रहता तब कहते सेल से बना हुआ। बहुत आदमी केमिस्ट्री के तरीके से सोचता है ना, तो बोलता है कि एटम से बना हुआ है। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा हुआ होगा तो बोलेगा कि ये तो पेड़ से आया हुआ है और पेड़ तो लिविंग बॉडी से आया हुआ है, मतलब पेड़ तो लिविंग बॉडी है और वो सेल से बना हुआ है, तो उसको ही ना काट के ये बनाया गया है। यानी कि ये क्या हुआ? लिविंग बॉडी हुआ और ये सेल से बना हुआ है ना। सेल से बना हुआ है तो जान नहीं है, तो फिर इसको नॉन लिविंग हाँ। तो केमिस्ट्री वाला बोलेगा कि ये एटम से बना हुआ है और बायोलॉजी वाला बोलेगा कि ये सेल से बना हुआ है। लेकिन साइंस जब आगे बढ़ेगा, फिर से बोल रहे हैं, साइंस जब आगे बढ़ेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सब चीज़ लिविंग बॉडी है, तो बोला जाएगा कि ये भी सेल से बना हुआ है, ठीक है। और अभी का साइंस भी यही बोलेगा कि ये सेल से बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर लकड़ी है ये, तो लकड़ी के अंदर और भी तो मिनरल्स वगैरह होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लोहा होगा, जिंक होगा, एल्युमिनियम होगा, क्रोमियम होगा, इतना सारा चीज़ होगा। तो वो सब क्या है? एटम से बना हुआ है। आगे ये बता रहे हैं, यहाँ पर बताया जाएगा शेप ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, फिर देखो नाम आया है सेल वॉल का, और फिर आया है सेल मेम्ब्रेन का, फिर आया नाम न्यूक्लियस का, है, फिर आया नाम साइटोप्लाज्म का,
ठीक है। इसमें तो से पहला टॉपिक देखो, शेप ऑफ सेल क्या होता है। बोलो क्या बोल रही हो? इसमें से ये तीनों थोड़ा पढ़ना है। अच्छा ठीक है, ये पढ़ी हो ना? तो अब हमको पढ़ाने में आसानी होगा। देखो शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स की बात किया जाएगा कि सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो सेल का शेप जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ब्लड का सेल जो होता है उसका शेप अलग है। हम लोग का जो नर्व सेल होता है उसका शेप अलग होता है। बोन सेल का शेप अलग होता है। मसल सेल का शेप अलग होता है, ठीक है। तो जितना भी तरह का सेल होता है वो सब अलग अलग शेप का होता है। तो दिक्कत नहीं, तो मेनली ऐसा बोला जाता है कि सेल जो है ना मैक्सिमम राउंड शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, गोल, ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे अंडा है, अंडा भी गोल ही होता है, मगर वो ओवल होता है, ऊपर नीचे छत जाता है। ठीक है, मतलब गोल टाइप का है ना, अच्छा। तो गोल टाइप का होता है, ठीक है। इसीलिए बोले कि अगर अंडा के बारे में तुम लोग अच्छे से रीड कर लिए ना, उसको अगर स्टडी किए थोड़ा सा, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सेल। देखो साइंस अगर पढ़ना है, साइंस अगर पढ़ना है तो बाबू तुमको अंडा भी छूना पड़ेगा और अंडा को तुमको कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। जो अंडा नहीं खाता है तो साइंस पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाबू, हाँ, है कि नहीं? बहुत दिक्कत है, उसको दिक्कत है लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। तो जब तुम लोग जब तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो तुम लोगों को भी हम बोलेंगे कि एक कच्चा अंडा और एक उबला हुआ अंडा लेना है, ठीक है। और कच्चा अंडा को क्या करना है बाबू, कच्चा अंडा को अच्छे से क्रैक करके और उसको कटोरी में डालना है, ठीक है। क्या देखोगी, जब कच्चा अंडा तुम फोड़ोगी ना तो वो क्रैक फूट जाएगा लेकिन फोड़ने में तुमको चम्मच का, चाकू का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये है कि बाहर का जो खोली होता है ना वो हार्ड होता है हार्ड, है ना। फिर अब उबला हुआ अंडा में आ जाओ, तो जब बाहर का खोली हम नोचते हैं तो ना पेपर जैसा एक और खोली आता है, हाँ। है ना, आता है। कौन कौन देखा है ना? हाँ, अब देखो, चुप, आगे सुन। आँख लहर रहा है। अब फिर से कच्चा अंडा में आ जाओ। कच्चा अंडा को तुम फोड़ी हो, देखो 2 पार्ट बता दिया ना, हाँ। थर्ड पार्ट देखो, उसमें से जो कटोरी में डाली हो ना उसमें देखना 2 पार्ट रहेगा, एक पीला वाला और एक वाइट, इसको कोई जर्दी बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक उसको? yolk। हाँ, एक यॉल्क, और वाइट कलर का टाइप का होता है ना। लगेगा ना कि पूरा एकदम सर्दी हो गया था किसी का, पूरा 1.5 किलो मार दिया है छर्र से, है ना। अब सुनो, तो वो जो पानी जैसा है वो हो गया थर्ड पार्ट। अब उस थर्ड पार्ट के अगर अंदर कोई देखेगा तो छोटा पार्ट दिखाई देगा, वो है और इंटरनल पार्ट, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पीला वाला हिस्सा है वो है 4th पार्ट, है ना। अब देखो, अगर अब फिर से आ जाओ उबले हुए अंडे में। उबले हुए अंडे में तुमको जब छील के देखोगी ना तो वाइट कलर का क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। फिर उसको आराम से काटोगी, है ना, तो तुम देखोगे क्या कि जो उसका जो पीला वाला हिस्सा है ना वो लगभग बीच में रहता है, मतलब थोड़ा सा किनारे रहता है लेकिन रहता वो क्या एकदम बीच में, ठीक है। बात समझ में आया? अब बीच में रहने का भी उसका कारण है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। अब देखो आगे कि पीला वाला जो हिस्सा होता है ना उसको तुम आराम से काट के देखना, तो पीला वाला के अंदर भी एक छोटा सा दम बिंदु में वाइट कलर का थोड़ा सा चिपचिपा सा निकलेगा। जो पीला वाला जर्दी होता है ना उसको उबला हुआ तुम लोगी, उसको काट के ना देखोगी तो जो पीला वाला उसके अंदर भी छोटा सा गोल में थोड़ा सा रहता है वाइट, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। किसी को भी अगर सेल का स्ट्रक्चर जानना है तो ये एक लेवल करके उसको अंदर तक पहुंचाओ। बात समझ में आया? तो अब इसका नाम बताते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो कवर था, जो हार्ड था, वो था सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल। सेल वॉल।
उसके अंदर जो कागज़ वाला जो लेयर था उसको बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो वर्ड है ये मेम्ब्रेन, ठीक है, तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है पता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है पतला चादर, पतला कवर। जैसे कि हम लोग का जो ये है ना बेडशीट, इसको भी मेम्ब्रेन बोल सकते हैं अगर तुमको उसमें लपेट दिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से फट सकता है। लेकिन अगर तुमको लोहा के चादर से ऐसे कर दें, कवर कर दें, तो तुम सेल वॉल में कवर हो गई, है ना। तो सेल वॉल क्यों दिया जाता है अंडे में? क्यों दिया जाता है? उसका शेप वही बनाए रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उसको बाहर के सर्दी गर्मी बरसात और ये सबसे बचाने के लिए, ठीक है, समझ में आया बात। और जब वो अंदर का जो बेबी है वो मैच्योर हो जाएगा, उसको क्रैक करके वापस मतलब निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो वाइट कलर का जो मतलब कि नेटा मतलब कि है ना, वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके अंदर जो पीला वाला है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके अंदर जो थोड़ा सा बिंदु था उसको बोलते थे न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। क्या तो इसमें ये कहीं पे है, लिखा हुआ ये है? तो इसमें लिखा ही भी नहीं है। तो आप लिख दीजिए, पेंसिल से ना। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, लिख दे।